फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होती क्या है। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। जैसे आपने बाहर से कोई असेट परचेज करी, ठीक है, कोई लोन लिया, कोई गुड्स आपने बेचे या गुड्स खरीदे, कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें पेमेंट या फिर पैसे, जो पैसे मिल रहे हैं हमारे को या हमारे को पैसे देने हैं वो फॉरेन करेंसी में हो, तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। आइए डेफिनेशन रीड करते हैं। डिनोमिनेटेड या रिक्वायर्स सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी लाइक बाइंग सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन करेंसीज, बोरो या लेंडिंग फंड्स इन फॉरेन करेंसीज, becomes party to unperformed foreign exchange contract or acquire disposes asset or incur settle liability in foreign currency। ठीक है, बाहर कोई असेट खरीदना, कोई अमाउंट बोरो करना, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, इन सब में जो सेटलमेंट होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी। इस वजह से फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाता है। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ ऐसा हो जाए कि आपको करना रुपीज में ही है, तो फिर वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, चाहे वो दूसरी कंट्री से ही क्यों ना हो रहा हो। समझ में आई बात? तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अब नेक्स्ट आता है मॉनेटरी आइटम्स क्या होती है। देखिए, मॉनेटरी आइटम्स का मतलब होता है, पहले केवल मॉनेटरी आइटम्स की बात करते हैं, फॉरेन मॉनेटरी आइटम्स नहीं। तो मॉनेटरी आइटम्स मतलब या तो पैसे खुद जो हमारे पास मनी है, या फिर जिसका जो सेटलमेंट होना है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होना है। ठीक है, चाहे हमारे को पैसा मिलना है चाहे हमारे को पैसा देना है, वो अमाउंट फिक्स्ड है, तो वो कहलाता है मॉनेटरी आइटम। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, मनी हेल्ड में हो गया कैश इन हैंड, ये सब चीजें क्या है? मॉनेटरी आइटम्स है। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का, तो अगर फॉरेन वाली बात करेंगे तो फॉरेन करेंसी में जो भी मॉनेटरी आइटम्स होंगी वो, जैसे आपको बाहर से पैसे रिसीव होने हैं तो ट्रेड रिसीवेबल, आपको फॉरेन में किसी को पैसे देने हैं डॉलर में, तो वो क्या हो गया? फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो ये सारी मॉनेटरी आइटम्स कहलाएगी। अच्छा, क्या इन्वेंट्री मॉनेटरी आइटम होती है? नहीं। देखिए, इन्वेंट्री में आपको अमाउंट फिक्स नहीं है कि कितना आपको मिलेगा, हो सकता है मार्केट में वैल्यू चेंज हो जाए। हम, आपको पता होगा ना, इन्वेंट्री को हम क्लोजिंग, जब बुक्स क्लोज करते हैं तो किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो अमाउंट कहाँ फिक्स है उसमें? ठीक है, तो हाँ, लेकिन जब इन्वेंट्री बेच दी तो या तो कैश मिलेगा, वो मॉनेटरी आइटम हो गई, या कैश बाद में मिलेगा, डेटर बन गया आपका, तो डेटर भी मॉनेटरी आइटम हो गया, क्योंकि तब तो फिक्स हो गया ना क्लाइंट से कि कितने पैसे मिलने हैं। तो मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन क्या हुई? मनी हेल्ड एंड असेट लायबिलिटी टू बी रिसीव्ड या पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल मनी, फॉर एग्जाम्पल कैश, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। समझ में आई बात आप लोगों को? आइटम्स लाइक फिक्स्ड असेट्स, एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, मतलब एडवांस फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इन्वेंट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ये कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम्स होती हैं। ठीक है, कई बार इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। अब कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो देखते हैं। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से सबसे पहले इनिशियली रिकॉग्नाइज किस पे करेंगे? जब हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास कर रहे होंगे तो जो भी उस दिन रेट चल रहा होगा, गूगल पे आराम से मिल जाएगा रेट, तो उस रेट पर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर लगता है कि रोज रोज रेट देखना बड़ा मुश्किल है, तो एक एवरेज रेट ले लिया जाता है, पूरे वीक का, पूरे मंथ का, या 15 दिन का। अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा वो वाली करेंसी के प्राइस चेंज होते रहते हैं और बहुत सिग्निफिकेंटली होते रहते हैं, तो फिर तो रोज का रेट लेना ही एक्यूरेट बता पाएगा। अदरवाइज एवरेज रेट चलता है, तो ट्रांजैक्शन रेट या फिर एवरेज रेट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग एट बैलेंस शीट रेट। जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तब कौन सी रेट लेंगे हम फॉरेन करेंसी के लिए? देखिए, मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पर रखना है। जितनी भी मॉनेटरी आइटम्स है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, करेंसी, फॉरेन करेंसी वाला, ये सब, तो वो सब किस पे लिखा जाएगा? क्लोजिंग रेट पर। क्यों लिखा जाएगा क्लोजिंग रेट पे? क्योंकि वो आज की बताएगा ना सिचुएशन क्या है। भाई, डेटर जब आपने ट्रांजैक्शन करी थी तब फॉरेन एक्सचेंज रेट कुछ और चल रहा होगा, लेकिन 31 मार्च आते आते हो सकता है आपकी डेटर की वैल्यू ही चेंज हो जाए, क्योंकि फॉरेन करेंसी के रेट बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से मॉनेटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट पर। नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब वो फिक्स एसेट जो कॉस्ट पर चल रही हैं, तो उसके लिए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन की थी उस दिन क्या रेट था वो वाला उठाना है, मतलब जब फिक्स एसेट खरीदी थी, कहने का मतलब। नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट फेयर वैल्यू,
लेकिन अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया और उनको फेयर वैल्यू पर लिख रखा है, तो जिस दिन वो फेयर वैल्यू आपने डिटरमाइन की थी उस दिन क्या रेट था वो लेके चलना है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जिसका भी पता नहीं है कि हमारे को पे करनी भी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी किस पे शो होगी? क्लोजिंग रेट पर। एक्सचेंज डिफरेंस इसकी वजह से जो भी आएगा, क्योंकि आपने इनिशियल रिकॉग्निशन किसी और पर करा, क्लोजिंग होते होते मॉनेटरी आइटम्स वगैरह आपने क्लोजिंग रेट पर दिखाई, तो इसकी वजह से बदलेगा। तो जो भी डिफरेंस आया वो कहाँ दिखाना है आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम या एक्सपेंस बनाकर। समझ में आई बात? एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। ध्यान से पढ़ो क्या वर्ड है? फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, वो भी लॉन्ग टर्म वाली हो, तो मॉनेटरी आइटम ही जो ऊपर डेफिनेशन पड़ी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म वाली हो। इसकी क्या डेफिनेशन है पहले पढ़ लेते हैं। असेट या लाइबिलिटी इन फॉरेन करेंसी हैविंग अ टर्म ऑफ 12 मंथ्स और मोर एट द डेट ऑफ ओरिजिन। 12 महीने या उससे ज्यादा का जब टर्म हो, जैसे आपने लोन लिया बाहर से जिसका आपको रीपे करने का टर्म है वो 1 साल से ज्यादा का है, ठीक है, या 1 साल का है, तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। तो उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो आप? ये ऑप्शन है 46A सेक्शन में, ये ऑप्शन है, आप इसको चूज कर सकते हो। अगर नहीं करना तो फिर आप ऊपर की तरह जैसे आपको बताया वैसे चल सकते हो। तो फॉर डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट, ऐसी कैपिटल एसेट जो जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब लैंड के अलावा, एक्सचेंज डिफरेंस एडेड या डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर बैलेंस लाइफ। मतलब क्या हुआ? जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए बाहर से लोन लिया, ठीक है, अब उसमें जितना भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो आप उस असेट की कॉस्ट में ऐड या डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो जो इतना भी होगा जब उसमें ऐड हो गया तो ऑब्वियसली अब रिमेनिंग लाइफ जितनी बची एसेट की उसमें वो राइट ऑफ होता जाएगा डेप्रिसिएशन के रूप में। लेकिन फॉर अदर असेट्स या लाइबिलिटी, लेकिन अगर कोई और लाइबिलिटी या कोई और असेट है, जैसे लैंड के लिए है या फिर कोई मतलब नॉर्मल लोन है, असेट के लिए नहीं है, वर्किंग कैपिटल लोन, तो एक्सचेंज डिफरेंस अक्यूमुलेट होगा किसमें? एक अकाउंट खुला जाएगा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। फिर से फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट एंड अमोर्टाइज ओवर द बैलेंस पीरियड एज इनकम या एक्सपेंस। अब ये जो FCMITD है ये कहाँ शो होता है? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता है, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा तो ठीक है, एज इट इज दिखा दिया जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो माइनस कर कर दिखा देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, लेकिन ये आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जैसे अगर हमारे को लगता है कि यार हमने बाहर से कोई सामान खरीदा, हमारा क्रेडिटर है जिसको पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। अब यहाँ पर यह दिक्कत है कि रेट इतने ज़्यादा बदलते रहते हैं हमारे यहाँ, रोज चेंज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो कभी डॉलर का दाम इतना ज़्यादा ना हो जाए कि मेरे को नुकसान पड़े। तो मैंने क्या किया, बैंक से जाकर, जो भी ये फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं बैंक्स, उससे जाकर, ऑथराइज डीलर होते हैं वो, उनसे जाकर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे इतने का दे देना, ठीक है। मतलब उस टाइम जो मर्जी भी रेट चल रहा हो, लेकिन मुझे फॉरेन एक्सचेंज, जैसे अगर आज 80 का है तो हो सकता है बैंक वाले का ठीक है आपको 3 महीने बाद हम 82 का दे देंगे, ठीक है, $1। अब मेरे को 82 का मिलेगा, चाहे वो 78 का हो जाए या फिर वो 85 का हो जाए, मुझे 82 का मिलेगा उस 3 महीने बाद, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है इससे। तो सबसे पहले कहता है प्रीमियम या डिस्काउंट जो हो रहा है एट इंसेप्शन, मतलब जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब आपको प्रीमियम है या डिस्काउंट है। जनरली तो प्रीमियम ही होगा, क्योंकि 80 का आज चल रहा है तो वो एकदम 80 से कम का तो नहीं देगा, वो 82 का तो देगा ही जनरली। तो 82 का हमारे को मिला, तो $2 पर डॉलर का हमारे को अभी नुकसान है। देख लेंगे कितने डॉलर है, उस हिसाब से उस खर्चे को, जितना भी पीरियड का वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने का, 6 महीने का, उसके हिसाब से उसको अमोर्टाइज करेंगे, इनकम या एक्सपेंस बनाएंगे, ठीक है, ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर हमने ये स्पेक्यूलेशन या ट्रेडिंग पर्पस के लिए किया है, ठीक है, कहने का मतलब हम ये डॉलर के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उससे कुछ कमाना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो स्पेकुलेशन के लिए किया है तो फिर ये प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होगा। फिर सीधा हम क्या करेंगे, जिस दिन एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में कितने का था वो देख लिया, और जब बेचेंगे उसी दिन, बेचने वाले दिन ही इस चीज़ की ट्रांजेक्शन करेंगे। एक्सचेंज मतलब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर किया तब कुछ मत करो, जब आप बेच रहे हो तब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस बुक्स में वो
ठीक है, रिकॉर्ड करोगे आप। ठीक है, ट्रांसफर टू P&L एज इनकम एक्सपेंस, एक्सचेंज डिफरेंस जो हो रहा है। लेकिन अगर आपने स्पेकुलेशन पर्पस के लिए नहीं किया था, नॉर्मल था, लेकिन बाद में उसको कैंसिल करवाना पड़ गया या रिन्यू हो गया, तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किस में जाएगा? P&L में। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल, अच्छा ये स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए करा है उसने, उसको कोई किसी को पैसे देने नहीं थे। 1 दिसंबर 2023 को वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है $1,00,000 का 47.10 पर। वैसे उस टाइम रेट था 47.02 का। 31 दिसंबर को बुक्स वो क्लोज करता है, तब एक्सचेंज रेट था 47.15। 31 जनवरी 2024 को वो बेच देता है ये कॉन्ट्रैक्ट कितने में? 47.18 का। क्योंकि उसने स्पेकुलेशन पर्पस के लिए किया है, तो आप कोई प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप सीधा देखोगे कितने का बेचा? 47.18 का। कितने का खरीदा था? 47.10 का। माइनस करके इंटू 1,08,000 रुपये का उसका प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखिए, एक होते हैं फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशंस, एक होते हैं फॉरेन नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, कई कंपनीज ऐसी होती है जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज, उनके जितने भी यूनिट होते हैं दूसरी कंट्रीज में, वो बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं अपने हेड ऑफिस में। मतलब जो भी उनकी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, जहाँ पर वो मेनली एस्टेब्लिश्ड हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं हर चीज़ के लिए। वो कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते, किसको सामान बेचना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कहाँ से पैसा अरेंज करना है, वो सब। तो उस केस में वो कहलाते हैं फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशन। डेफिनेशन कहती है एक्टिविटीज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मतलब वहाँ जो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उस फॉरेन ऑपरेशन की, वो हमारा ही पार्ट माना जाएगा, हमारी ही रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो सीए फर्म्स होती हैं ज़्यादातर, जैसे उनके अगर 3-4 जगह ब्रांचेज होती हैं, तो वो केवल कहने के लिए ब्रांचेज होती हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, वो केवल दिखाने के लिए, काम लेने के लिए करा जाता है। आप इंडिकेशंस देखिए नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की, कैसे पता चलेगा कि ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है? तो 2-4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे हैं। एक्टिव लोकल मार्केट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो वो हमारे को एक्सपोर्ट करने के अलावा उसकी अपनी मार्केट भी है। ठीक है, वहाँ पर ट्रांजेक्शन विद रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर इन लेस प्रपोर्शन। जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के साथ उसकी ट्रांजेक्शन है वो बहुत कम परसेंटेज की है। ठीक है, फॉरेन ऑपरेशन सेल्स मेनली इन करेंसीज अदर देन रिपोर्टिंग एंटिटी। और जो जिस करेंसी में वो डील करता है वो हमारी करेंसी के अलावा किसी और में डील करता है। सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, उसको बहुत इंडिपेंडेंस है डिसीजंस लेने में। ठीक है, फाइनेंस मेनली फ्रॉम ओन ऑपरेशंस या लोकल बोरिंग्स। और जो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो वो पैसे वगैरह अरेंज करते हैं, वो अपने वहीं से मैनेज कर लेते हैं या वहीं की लोकल बोरिंग्स वगैरह से करते हैं। तो ऐसे जब इंडिकेशंस मिलते हैं तो लगता है कि ये नॉन फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशन है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशन, अगर फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशन है उसको कैसे ट्रांसलेट करना है? देखिए, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स है, तो अगर कॉस्ट पे चल रहा है तो जिस दिन खरीदी थी उसी दिन का। फेयर वैल्यू करी थी, पहले भी बताया था ना, जो नॉर्मल जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज जैसे अपनी ट्रांजेक्शन्स को करता है वैसे ही इंटीग्रल वाली को करेगा। तो जिस दिन डिटरमाइन किया था फेयर वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जब आपने कॉस्टिंग करी थी, जब आपने खरीदी थी मतलब। रिकवरेबल अमाउंट, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट, अगर आप किसी की रिलाइजेबल वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे इन्वेंट्री की निकालते हो, तो जब भी आपने एनआरवी निकाली है तब का एक्चुअल वाला। इनकम एक्सपेंस, ट्रांजेक्शन या एवरेज रेट पर चलेगा। मॉनेटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट पर चलेंगे। आइटम्स अवेलेबल इन इंडियन करेंसी, अब जैसे हमने ही भेजा है कुछ, ठीक है, हमने ही बाहर भेजा था, तो हमें तो पता है एग्जैक्ट उसका इंडिया में अमाउंट कितना था, उसने जो मर्जी लिख रखा हो, तो यही वाला अमाउंट उठाकर लिख दो आप। ठीक है, टेक दैट एक्चुअल अमाउंट। एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आया इन सब चीज़ों की वजह से, तो वो कहाँ चला जाएगा? P&L में। आई बात समझ में? तो जैसे हम अपनी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही हमने इंटीग्रल वाले की भी जोड़ दी, कोई फर्क थोड़ी ना रहा। लेकिन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? वो कहते हैं जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी आइटम्स हो, सबको क्लोजिंग रेट पे दिखाना है। ठीक है, तो सबको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट आपने खरीदी थी, उस दिन वो रेट लिखा होगा जो उस दिन रेट चल रहा होगा, लेकिन अब एक्चुअल पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अब बैलेंस शीट पे उसको क्लोजिंग रेट पर दिखाना है, तो डिफरेंस तो आएगा इसमें भी। अब इनकम एंड एक्सपेंस को ट्रांजेक्शन रेट या एवरेज रेट, गुडविल या
कैपिटल रिजर्व जो हो रहा है एक्विजिशन पर, एक्वायर करने पर अगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ दिख रहा है उसकी बुक्स में, तो क्लोजिंग रेट। एक्सचेंज डिफरेंस, अब देखिए इसमें एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करते हैं, उसको तो P&L में ले जाते हैं। इसमें एक आप रिजर्व बनाओगे, क्या नाम लिखोगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और उसमें इस जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको लिखे रखोगे। ऑन सेल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इट इज रिकॉग्नाइज, अगर जब वो बेच देंगे हम, अगर ये ऑपरेशन हम बेच देते हैं या वहां से पैसा निकाल लेते हैं, तो फिर वो इनकम या एक्सपेंस में शो होगा। एक्सचेंज डिफरेंस ये सारा जितना भी था जो हमने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में रखा था, वो सारा इनकम या एक्सपेंस बना देंगे। अब एक छोटी सी चीज आती है, चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अगर फॉरेन ऑपरेशन को हम की क्लासिफिकेशन चेंज करते हैं, इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में जाते हैं, पहले इंटीग्रल था अब वो नॉन इंटीग्रल में जा रहा है, तो एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांजिशन ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम्स, नॉन मॉनिटरी असेट्स एट द डेट ऑफ रीक्लासिफिकेशन आर अक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। दिक्कत तो नॉन मॉनिटरी में आएगी ना, मॉनिटरी तो दोनों जने सेम शो करते हैं, मॉनिटरी तो वहां पे भी क्लोजिंग पे जाता है और नॉन इंटीग्रल में भी क्लोजिंग पे जाता है, लेकिन नॉन मॉनिटरी जो था वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में तो एक्चुअल जिस दिन ट्रांजैक्शन डेट हो रही है उस पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये क्या कहता है नॉन इंटीग्रल वाला, ये कहता है कि उसको भी आप क्लोजिंग रेट पे करो। तो इसलिए बताया कि क्या करेंगे हम, जितना भी ट्रांजिशन पर नॉन मॉनिटरी एसेट्स जितनी भी है इंटीग्रल वाले में, वो जितने भी उसका डिफरेंस आ रहा है उसको रिक्लासीफाई कर अक्यूमुलेट कर देंगे किसमें, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व में। ठीक है, नॉन इंटीग्रल से अगर इंटीग्रल पर जा रहे हैं हम, तो ट्रांसलेटेड अमाउंट ऑफ फॉर नॉन मॉनिटरी आइटम एट द डेट ऑफ चेंज आर ट्रीटेड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। उस दिन जिस दिन आप ये चेंज कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, उस दिन जो रेट है वो रेट ले लेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट आगे के लिए इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के में। समझ में आ गई बात। एक्सचेंज डिफरेंस विच वर डेफर्ड रिमेन्स डेफर्ड अंटिल द डिस्पोजल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अगर एक्सचेंज डिफरेंस, क्योंकि नॉन इंटीग्रल था तो आपने एक रिजर्व मेंटेन कर रखा होगा, तो जो पहले डेफर करके रख रखा था उसको अभी भी डेफर ही रहने दो। समझ में आ गई बात, उसको बदलने की जरूरत नहीं, उसको अभी से P&L में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा AS 11 की रिविजन, बाकी नेक्स्ट क्लास में।